Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In previous video, we studied about cell theory, cell size and chemical composition of cell. In today's video, we will study next topic cell shape and structure of cell. तो चलें देखते हैं सेल का शेप कैसा होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे शेप्स ऑफ सेल। सेल शेप वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। यहाँ पे ध्यान देंगे जो सेल का शेप होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रह सकता है। तो सेल का शेप कैसा कैसा हो सकता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट शेप यानी कि सेल शेप में भी राउंड एंड बाई कॉनकेव, राउंड एंड बाई कॉनकेव। राउंड मतलब गोलाकार, गोल। दूसरा कह रहा है बाई कॉनकेव। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव अवतल को कहा जाता है जिसका सरफेस धंसा हुआ होता है, और कॉन्वेक्स जिसका सरफेस उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। यहाँ पे कह रहा है कनकेव। कनकेव कहने का मतलब कि ये कनकेव ऐसा होगा, यानी कि इसका सरफेस जो है धंसा हुआ है अंदर की ओर। दूसरा टर्म है इसके आगे में जो लगा हुआ है प्रीफिक्स, वो है बाई। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि इस सेल का स्ट्रक्चर जो होगा दो तरफ से कॉनकेव होगा, यानी कि धंसा हुआ होगा। तो एक साइड से धंस गया, ये दूसरे साइड से भी धंसा हुआ है, ये हो गया सेल। अब इस सेल के शेप को देखा जाए, इस सेल के शेप में दो साइड से ये धंसा हुआ है, यानी कि दो सरफेस जो है कॉनकेव शेप में है, इस वजह से इसे कह दिया गया बाई कॉनकेव। इस तरह का सेल पाया कहाँ जाता है तो एग्जाम्पल देखेंगे आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पस्कल्स और रेड ब्लड सेल। यानी कि आरबीसी का शेप जो होता है या तो राउंड होगा या बाई कॉनकेव होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे अमीबॉइड, अमीबा के जैसा, यानी कि सेल का शेप जो होगा अमीबा के जैसा होगा। अमीबा के बारे में आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जानकारी आपके पास होगी। अमीबा का शेप जो होता है इरेगुलर होता है, यानी कि उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर वैसा स्ट्रक्चर जिसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है, उस शेप को हम कह सकते हैं अमीबॉइड, यानी कि अमीबा के जैसा। जैसे ध्यान देंगे ये शेप को ले लीजिए, यह सेल का शेप है। अब यह सेल का जो शेप है इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं दिया गया, इस वजह से इसे कह दिया गया अमीबॉइड। और इस तरह का सेल कहाँ देखने को मिलेगा तो इसका एग्जाम्पल WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स और व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा टाइप है सेल शेप का लॉन्ग एंड नैरो, यानी कि सेल का शेप हो सकता है लंबा और पतला। जैसे कि ये जो सेल का शेप दिख रहा होगा ये लंबा है, पतला है। और इस तरह का सेल का शेप कहाँ मिलेगा तो इस तरह का सेल शेप जो होता है इसका एग्जाम्पल होगा कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल का शेप लॉन्ग एंड नैरो होता है। अब यह कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल मौजूद कहाँ होता है तो कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल इज प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन।
आप जब 9th क्लास में फिजियोलॉजी पढ़े होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्ब करने के लिए, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी कि ये सरफेस एरिया है, अगर इस सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। सपोज कीजिए कि यह सरफेस एरिया है, यहाँ से किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो यह एब्जॉर्ब कितना करेगा? तो जितना ज़्यादा ये सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब सरफेस एरिया को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे सेल का शेप कैसा है? तो लंबा लंबा है, पतला पतला है, ताकि वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। और इस तरह के सेल को, इस सेल को कहा गया कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल जो होगा मौजूद कहाँ? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे। सपोज कीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सपोज कीजिए कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका ये इनर वॉल, ये बाहरी का एक्सटर्नल वॉल, तो इनर वॉल पे, इनर लाइनिंग पे, यानी कि इसी पे अरेंज्ड होता है ये लंबा लंबा कॉल्यूमनर एपिथेलियल। अब जब कोई सब्सटेंस इससे गुजरेगा तब उस दौरान उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये है कॉल्यूमनर एपिथेलियल। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, यानी कि लंबा होगा और ब्रांच्ड होगा। सेल का शेप कैसा हो सकता है? लॉन्ग एंड ब्रांच। लॉन्ग एंड ब्रांच कहां पे होगा, कैसा होगा? ध्यान देंगे यहां पे। इस सेल को देखा जाए, यह सेल आपको लंबा दिख रहा होगा, साथ ही साथ इस पे ब्रांचेज भी है, यानी कि शाखाएं हैं। इस तरह का सेल का शेप जो है इस तरह का भी हो सकता है, और इस तरह का सेल जो है पाया कहाँ जाता है? तो नर्व सेल। इसका एग्जाम्पल होगा नर्व सेल, यानी कि नर्व सेल जो होता है लंबा होगा और ब्रांच्ड होगा। जब हम आपको सेल साइज पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे बताया गया था कि द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। सबसे लंबा सेल जो होता है वह नर्व सेल का होता है। तो ये नर्व सेल है। इसके बाद सेल का शेप हो सकता है इलॉन्गेटेड। इलॉन्गेटेड क्या है? इलॉन्गेटेड का मतलब लमरा हुआ। किसी रबड़ को जब आप खींचते हैं तो जो उसका शेप बनता है उस शेप को कहा जाता है इलॉन्गेटेड। यानी कि इलॉन्गेटेड जो वो शेप होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये शेप जो है यह इलॉन्गेटेड शेप है, और इसी को इस सेल का जो शेप है इलॉन्गेटेड कहलाया। और यह इलॉन्गेटेड सेल कहाँ पाया जाता है? तो इलॉन्गेटेड सेल का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे अ ट्रैचिड सेल। ट्रैचिड सेल कहाँ पाया जाता है? ट्रैचिड सेल है क्या? तो ट्रैचिड सेल इज फाउंड इन जाइलम। आपको मालूम होगा जाइलम एंड फ्लोएम इज वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू होता है जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और उसी जाइलम में मौजूद होता है ट्रैचिड सेल। क्योंकि जाइलम को और फ्लोएम को हम कह रहे हैं टिश्यू, और टिश्यू किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम में अलग अलग टाइप के सेल मौजूद होंगे, और उसी में से एक सेल है ट्रैचिड सेल, जिसका शेप कैसा होता है? तो इलॉन्गेटेड, इस तरह का। नेक्स्ट टाइप शेप है सेल का, हो सकता है ये राउंड एंड ओवल, यानी कि गोल होगा और अंडेकार होगा। ओवल का मतलब अंडेकार। ये गोल हो गया या अंडेकार हो गया। ये
अब इस तरह का सेल कहाँ मिलेगा? इसका एग्जाम्पल कौन होगा? इसका एग्जाम्पल होता है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स कहाँ? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन मिड रीजन ऑफ लीफ। पत्ती के मिड रीजन में, उसके बीच वाले भाग में पाया जाता है मेसोफिल सेल्स, एंड दिस मेसोफिल सेल्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, सेल ऑर्गेन, यानी कि सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कहाँ? तो मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स कहाँ मौजूद होता है? तो लीफ के मिड रीजन में। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ पे होता है। यानी कि ये सपोज कर लो ये लीफ है, तो लीफ का ये मिड रीजन है, और इसी मिड रीजन में कुछ ओवल और राउंड सेल मौजूद है। इसी ओवल और राउंड सेल को कहा गया है मेसोफिल सेल्स। और इस मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, और वह क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और इसी वजह से हम लोग सिंपली कह देते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ पे होता है। लीफ के किस हिस्से में होता है? तो लीफ में मौजूद मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्यों होगा? क्योंकि मेसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। तो ये था शेप सेल का, यानी कि अलग अलग कुछ डिफरेंट टाइप है शेप का, सेल शेप का, जो हमने आपको यहाँ पे दिखलाया। अब हम लोग आगे इसके चलेंगे सेल के स्ट्रक्चर पे। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल को हम अभी एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर दिखलाते हैं, यानी कि थ्योरी के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेल के पास। सेल के पास दो कंपोनेंट, यानी कि उसे दो भाग में, उसके स्ट्रक्चर को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। यह सेल जो है उसके स्ट्रक्चर का एक भाग क्या होगा? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि हम घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले उसके चारों तरफ से चार दीवारी खड़ा कर देते हैं ताकि हमारा घर प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो वो जो चार दीवारी है, उसी तरह से सेल के पास में भी चार दीवारी है, जो कि सेल के कंपोनेंट को सेफ रखने में मदद करता है। तो ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है सेल का, ये दो टाइप का, यानी कि यहाँ पे दो तरह का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज सेल वॉल एंड सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम भी कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये सेल वॉल जो है सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। एक्चुअल में सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, कुछ फंगल सेल में पाया जाता है, एल्गी सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में यह सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर जो है, यह प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों के पास मौजूद होगा। तो यह सेल का एक हिस्सा था आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि चार दीवारी का। अब चार दीवारी के अंदर अपना घर है, और घर में बहुत सारे कंपोनेंट्स है। घर में क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट, यानी कि जो चार दीवारी से घिरा हुआ एरिया है, उसे हम क्या कहें? घर कहे। यहाँ पे जो चार दीवारी, सेल के केस में चार दीवारी से घिरा हुआ एरिया को कहा गया प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को ही कहा गया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट।
और प्रोटोप्लाज्म को एक और नाम दिया गया सारकोड। डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का खोज किया और इस प्रोटोप्लाज्म को उस समय जिस समय खोजे उस समय उसका नाम दिया गया सारकोड। आगे चलते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म है क्या, यहाँ पे इसका नाम से देखेंगे ये दो टर्म से मिलकर बना होगा, प्रोटोस एंड प्लाज्म। प्रोटोस का मतलब फर्स्ट और प्लाज्म का मतलब होता है थिंग फॉर्म्ड। दैट मीन्स द थिंग फॉर्म्ड फर्स्ट, यानी कि जो वस्तु सबसे पहले बना, फॉर्म मतलब बनना, जो वस्तु सबसे पहले बना वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रोटोप्लाज्म के डिफिनीशन की तरफ। कुछ साइंटिस्ट इस प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया। पहला उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ह्यूगो वॉन मॉल, और उन्होंने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो वॉन मॉल, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो वॉन मॉल, ये साइंटिस्ट का नाम है, ह्यूगो वॉन मॉल साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का लिविंग कंटेंट है, यानी कि सेल के अंदर जीवंत रूप है। अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है तो वह सेल डेड कहलाएगा, यानी कि लिविंग होने के लिए प्रोटोप्लाज्म रहना आवश्यक है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो वॉन मॉल, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, हु टोल्ड प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, किसने कहा था प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट है सेल का, तो ह्यूगो वॉन मॉल साहब ने कहा था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस हक्सले, यानी कि अकॉर्डिंग टू हक्सले, थॉमस हक्सले, ये थॉमस हक्सले साहब ने क्या कहा, थॉमस हक्सले साहब ने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वह सेल का फिजिकल बेसिस है, यानी कि फिजिकल बेसिस कहने का मतलब कि सेल के अंदर जो कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है वह कहाँ होगा, तो प्रोटोप्लाज्म में। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो इकाई है, जो यूनिट है, वह बेसिक यूनिट जो है वो कौन है, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो वहाँ पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकम्प्लिश्ड नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का फिजिकल बेसिस है, जीवन में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है उसका बेसिक यूनिट है, यानी कि मेन जगह है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है। अब ध्यान देंगे, ये दो साइंटिस्ट ने कुछ अपना मत रखा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, इसको वेरीफाई करते हैं। याद कीजिए, जब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल के खोज, सेल का खोज सबसे पहले किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। तो नॉन लिविंग सेल क्यों डिस्कवर्ड किए, तो जब हमने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक एक लकड़ी के टुकड़े को देखा, उस लकड़ी के टुकड़े में बहुत सारा कंपार्टमेंट था और उस कंपार्टमेंट को अपने बुक माइक्रोग्राफिया में उन्होंने कहा सेल। तो हमने आपको कंपार्टमेंट बनाकर दिखलाया था, इस तरह का कंपार्टमेंट। अब ध्यान दो कि इस कंपार्टमेंट में अगर कुछ अंदर में, इसके कंपार्टमेंट के अंदर कुछ फील्ड रहता, भरा हुआ होता, तो रॉबर्ट हुक साहब भी बताते कि कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट में कुछ भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कस अपने बुक में नहीं किया।
कि इस कंपार्टमेंट में कुछ भरा हुआ है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डेड सेल को देखा था, क्योंकि वह एक लकड़ी के टुकड़े को देखा था और लकड़ी के टुकड़ा डेड हो चुका था, मर चुका था। इस वजह से वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं था, और जब प्रोटोप्लाज्म नहीं था तो दिखता कैसे? इसका मतलब कि ये ह्यूगो वॉन मॉल साहब ने जो बात कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, ये एक तरह से सही था, और इसी वजह से रॉबर्ट हुक को नज़र नहीं आया, क्योंकि वह प्लांट सेल डेड था, यानी कि डेड सेल को देखा था उन्होंने। ये बात हो गई। अब यहाँ पे थॉमस हक्सले साहब ने जो बात कहा, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना होगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं, और वो सारा ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गेन है और सारा ऑर्गेन अलग अलग काम को अकम्प्लिश करता है, उसी तरह से सेल के अंदर में भी बहुत सारा ऑर्गेन्स होंगे और सारे ऑर्गेन अलग अलग फंक्शन अकम्प्लिश करते हैं। इसका मतलब कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा तो कोई फंक्शन भी उसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब कि थॉमस हक्सले साहब ने भी जो बात कहा वो भी सही है। अब हम लोग चलते हैं प्रोटोप्लाज्म में रहता क्या क्या है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को क्लासिफाई करेंगे, प्रोटोप्लाज्म को देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सा हिस्सा है। तो तत्काल हमारे पास जगह थोड़ी कम है, इस वजह से इसे इरेज करके हम आपको आगे का स्टेप दिखलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को दिखलाते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट किया गया दो हिस्सों में, दो पार्ट में, यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंड सेकंड पार्ट इज न्यूक्लियस। ध्यान देंगे इधर बोर्ड पे, यहाँ पे एक सेल है, सेल का यह चार दीवारी, इस चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी है, इस चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी है वह प्रोटोप्लाज्म है। अब जो कुछ भी इसके अंदर है वो क्या है, तो हमने देखा कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में दो तरह का चीज़ है। फर्स्ट चीज़ जो है, पहला जो चीज़ है वो है साइटोप्लाज्म, और दूसरा न्यूक्लियस। यानी कि ये है आपका, अगर न्यूक्लियस, इस सेल का यह न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लूइड मौजूद था। ये पार्ट जो है, फ्लूइड वाला हिस्सा जो है वह साइटोप्लाज्म, और बीच में एक और कंपार्टमेंट बना हुआ है, इसे न्यूक्लियस कहा गया। इस न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। इसके बारे में भी हमने जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे दिखलाया था, बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसी न्यूक्लियस को देखा था। तो हमने प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा साइटोप्लाज्म का, यानी कि जो एक फ्लूइड लाइक पार्ट जो दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, और ये बीच में न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे कि आखिर ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तीन पार्ट में। वो तीन पार्ट यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसे कहते हैं तो फ्लूइड विथ सम मिनरल्स, यानी कि फ्लूइड में, यानी तरल पदार्थ जो है उसमें कुछ मिनरल्स मिला हुआ है, कुछ और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और यह मैट्रिक्स किसका है, तो साइटोप्लाज्म का। इस वजह से इसे हमने कहा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा जो है मैट्रिक्स है, फ्लूइड पार्ट है। अब इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में कुछ ऑर्गेन भी पाया गया, जिसे सेल ऑर्गेनल्स नाम दिया गया। इस मैट्रिक्स में जो ऑर्गेन्स मौजूद था उस ऑर्गेन को नाम दिया गया सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम etc। ये सब कुछ इस तरह का ऑर्गेन भी मौजूद था किसमें, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। यानी कि साइटोप्लाज्म का दूसरा हिस्सा जो था वो था सेल ऑर्गेनल्स। अब ध्यान देंगे अगला इसका जो तीसरा हिस्सा था वो थर्ड पार्ट जो है वह सेल इंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन में क्या होगा, तो हम अपने घर में रहते हैं, घर में जितने लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा कचरा मिलता है। सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारा कचरा निकलता है। अगर घर में एक लोग है तो कचरा कम निकलेगा, 10 लोग है तो कचरा ज़्यादा निकलेगा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट, बेकार का चीज़। सेल के अंदर में भी बहुत सारा ऑर्गन्स है, सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ऑर्गन्स है, तो सिंपल सी बात है कि इस साइटोप्लाज्म में कुछ कचरा भी होगा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। साथ ही साथ हम अपने घर में अगर 10 लोग हैं तो महीने में एक बार ही चावल गेहूँ सब खरीद कर आटा लाकर स्टोर कर देते हैं। ऐसा तो करते नहीं हैं कि अगर आज चावल दाल बनाना है तो जाओ भैया दुकान से 1 किलो चावल ले आओ और उसको बनाओ और खा लो। ऐसा नहीं करते, एक ही बार हम लोग बोरा से खरीद कर ले आते हैं चावल गेहूँ दाल ये सारा कुछ, और पूरा महीना खाते रहते हैं। यानी कि चावल दाल फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखते हैं अपने घर में, ताकि हर दिन हमें जाना ना पड़े उसे खरीदने को। उसी तरह से सेल के अंदर में भी फूड को रिजर्व करके रखा जाता है, रिजर्व फूड के रूप में, और वह सेल इंक्लूजन का हिस्सा हो गया। इसका मतलब कि सेल साइटोप्लाज्म का जो तीसरा पार्ट है वह उस तीसरे पार्ट में कौन आ गया, तो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट, बेकार का चीज़, साथ ही साथ सेल के अंदर जो रिजर्व फूड है वो, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिजर्व फूड्स इंक्लूड्स या कंबाइंडली नोन एज सेल इंक्लूजन। तो हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म का 3 हिस्सा, यानी कि साइटोप्लाज्म को 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट सेल ऑर्गेनल्स एंड थर्ड पार्ट सेल इंक्लूजन। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जब सेल ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो सारा ये जो सेल ऑर्गेनल्स है सारे ऑर्गेनल्स को इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल इंक्लूजन क्या है, सारे चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तत्काल हम लोग यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका, तो सेल का। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म का पहला हिस्सा, साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, नेक्स्ट हिस्सा जो है वह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। न्यूक्लियस इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस का 4 दीवारी। दूसरा, 4 दीवारी के अंदर में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कंटेंट होंगे, उस कंटेंट को कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, ये तो समझ गए कि बाहर से 4 दीवारी है। अब 4 दीवारी में न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्य रूप से यहाँ पे मिलेगा आपको न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम मुख्य रूप से किसके अंदर, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियोलस जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ, और यह बॉल इस क्रोमोसोम को बांध करके रखता है ताकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर ना चला जाए। अब ये क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम जो है यह डीएनए का बना हुआ एक थ्रेड है। इस क्रोमोसोम के अंदर में मौजूद होता है डीएनए और कुछ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे डीएनए प्लस हिस्टोन
प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। जब हम लोग पढ़ेंगे 12th में पढ़ना ऐसे है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे सारा कुछ दिखेगा मिलेगा तत्काल। अभी आप लोग ध्यान याद रखेंगे कि क्रोमोसोम जो है वह एक थ्रेड है किसका, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए एक पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वही थ्रेड जो है एक लपेटा बनता है और लपेटते लपेटते एक कंडेंस्ड फॉर्म में आता है। कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब आगे चलते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए का काम क्या है। तो डीएनए का काम है कैरेक्टर्स को पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में कैरी करना, और इसी वजह से इस डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। दिस इज जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, द सब्सटेंस which carry information or characters from parents to their offspring। वैसा मटेरियल, वैसा सब्सटेंस जो किसी कैरेक्टर को पेरेंट से उनके बच्चों में कैरी कर लाता है, उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और ये काम जो कैरी करने का काम है, ये काम करता कौन है, हम लोगों के सेल के अंदर, वो है डीएनए। और इस वजह से इस डीएनए को कहा गया जेनेटिक मटेरियल। और ये डीएनए कहाँ मौजूद, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ, तो न्यूक्लियस में। तो यह एक थियोरेटिकल समझ लेंगे कि हम सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ होता है। अब इसके बाद एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों सेल के स्ट्रक्चर को एक जगह पे, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तब उस समय आप आसानी से दोनों स्ट्रक्चर को देख करके कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा क्या डिफरेंस दोनों में है। साथ ही साथ यहाँ से स्ट्रक्चर से तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। पहला तो पूछेगा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, या पूछेगा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, या पूछ सकता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन होगा जो हम यहाँ पे एक जगह पे इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो ये था एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो प्लांट सेल कैसा होगा, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसे हम लोग इस बोर्ड पे देखेंगे। प्लांट सेल जो होगा वह पॉलीगोनल होता है। पॉली का मतलब मेनी, गोनल मतलब साइड, यानी कि प्लांट सेल जो होता है उसके पास में बहुत सारा साइड्स होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, यानी कि अष्टभुज तो 8 भुजा, षष्ठभुज तो 6 भुजा, इस तरह से पढ़ते हैं। पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कितना साइड होगा, लेकिन 2 से अधिक साइड होगा, ये कंफर्म है। किसमें, प्लांट सेल में। तो हमने कहा कि प्लांट सेल का शेप जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, वह प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल दिखलाते हैं आपको यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के पास में 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल। लेकिन ये फिक्स नहीं है प्लांट सेल में कि हेक्सागोनल ही होगा, हो सकता है टेट्रागोनल भी हो, यानी कि 4 भुजा वाला हो, तब उस समय मामला गड़बड़ होगा। इसलिए हमने कह दिया कि बहुभुज है, यानी कि 2 से अधिक भुजा है। अब 4 हो, 5 हो या 6 हो, सब इसमें इंक्लूड हो गया। तो हम कहेंगे कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर
पॉलीगोनल होता है, यानी कि प्लांट सेल इज पॉलीगोनल इन शेप। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल इज जनरली समवॉट स्फेरिकल। एनिमल सेल जो होता है वह स्फेरिकल होता है, समवॉट मतलब लगभग। पूरा स्फेरिकल नहीं, लेकिन लगभग गोल होता है। तो पहला डिफरेंस हमारे पास आ गया प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में फर्स्ट डिफरेंस में कहेंगे कि प्लांट सेल इज पॉलीगोनल इन शेप वाइल एनिमल सेल इज समवॉट स्फेरिकल। ये पहला डिफरेंस याद रखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, इसके चार दीवारी को देखा जाए, इसका चार दीवारी और इसका भी चार दीवारी। प्लांट सेल में कहता है कि प्लांट सेल के चार दीवारी पे सेल वॉल मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये चार दीवारी, यह क्या है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मौजूद होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस, प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल while in animal cell सेल वॉल इज एब्सेंट। अब आगे चलेंगे। इस सेल वॉल के जस्ट नीचे में एक मेम्ब्रेन होगा, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसे हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल प्लांट सेल का तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में रेड कलर का दिख रहा होगा, और एनिमल सेल का जो चार दीवारी है, आउटर लेयर है, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो दो डिफरेंस हम लोग को नजर आ गया है प्लांट और एनिमल सेल में। तीसरा डिफरेंस पे चलते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें है क्या, तो प्लांट सेल अगर होगा तो प्लांट सेल के जो वॉल्यूम होगा, यानी कि ये वॉल्यूम जो है, इस वॉल्यूम का 90% हिस्सा एक ऑर्गन लेकर रखता है, एक्वायर करता है। वह ऑर्गन है सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखलाए हैं हम, ये है सेंट्रल वैक्यूल, और यह सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल का 90%, प्लांट सेल के वॉल्यूम का 90% हिस्सा एक्वायर करता है, यानी कि इस 90% वॉल्यूम को यह में खुद अकेले रहता है। कौन, सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज सेंट्रल वैक्यूल। This is central vacuole. So, in plant cell, central vacuole is present, while in animal cell, central vacuole is absent. यानी कि प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पे कोई सेंट्रल वैक्यूल नहीं रहेगा। तो एक और डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा प्लांट और एनिमल सेल में। कहता है कि प्लांट सेल में तो सेंट्रल वैक्यूल यानी कि लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल मौजूद नहीं होता है, लेकिन स्मॉल वैक्यूल्स हो सकता है, यानी कि छोटा छोटा वैक्यूल हो सकता है, लेकिन लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। कोई भी सेल होगा तो उस सेल के पास में न्यूक्लियस होगा ही होगा, यानी कि प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होगा और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होगा। दोनों सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज हो जाएगा।
क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इस प्लांट सेल का जो सेंट्रल वैक्यूल है यह 90% वॉल्यूम को तो खुद एक्वायर कर रखा है, यानी कि 90% वॉल्यूम में खुद अकेले रह रहा है। इसके वजह से यह सेंट्रल वैक्यूल न्यूक्लियस को धक्का देकर किनारे कर देता है। धक्का देकर क्या करेगा? किनारे कर देगा। इसका मतलब कि इन प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब किनारे किनारे, while in animal cell nucleus present in the center, जबकि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, न्यूक्लियस को हम दिखलाते हैं। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, चार दीवारी, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की में हमने आपको दिखलाया था कि न्यूक्लियस को दो भाग में डिफ्रेंशिएट किए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर में जो कुछ भी है वह न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने फर्दर डिफ्रेंशिएट किया था क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस। इसका मतलब कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ये रहा आपका क्रोमोसोम या डीएनए, जो भी कहना है कह लें इसे, और इसके साथ में यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस, और ये कुछ फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियस। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे न्यूक्लियस। अब कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो दोनों सेल में मौजूद होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। बस दोनों में अंतर है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल में होगा, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होगा, यानी कि बीच में होगा। ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसका? एनिमल सेल का। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में मौजूद होगा क्रोमोसोम, इस तरह से। साथ ही मौजूद होगा न्यूक्लियोलस, जो कि इस क्रोमोसोम को बांध करके रखेगा, और कुछ फ्लूइड पार्ट होगा, कुछ तरल पदार्थ होगा। तो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो एक और डिफरेंस मिल गया कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल में होगा और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होगा। अब आगे चला जाए, आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एराइज होता है, यानी कि एक नली के जैसा स्ट्रक्चर एराइज होता है, और वो पूरे प्रोटोप्लाज्म में जाल के जैसा फैला हुआ होता है। यहाँ पे हम पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, 2D डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। बस हम इस थोड़ा सा दिखला दिए आपको कि इस तरह से इस न्यूक्लियस के बाहर जाल के जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि दोनों में, प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों सेल में वो मौजूद होगा। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को, यह नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ER। दिस इज ER। इसके बाद और एक स्ट्रक्चर, एक और ऑर्गेन्स, इस ऑर्गेन को कहेंगे गोल्गी बॉडी। दीज आर गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर गोल्गी बॉडी। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर यानी कि एक और ऑर्गेन्स, लाइसोसोम। दिस इज लाइसोसोम।
लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्य रूप से एनिमल सेल में मौजूद होता है, मैच्योर प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। एक और डिफरेंस है, इन मैच्योर प्लांट सेल लाइसोसोम इज जनरली एब्सेंट वाइल इन एनिमल सेल लाइसोसोम इज प्रेजेंट। यानी कि मैच्योर जो प्लांट सेल हो जाएगा लाइसोसोम वहाँ पे अनुपस्थित हो जाएगा और एनिमल सेल जो भी होगा वहाँ पे लाइसोसोम रहेगा ही रहेगा। ये भी एक डिफरेंस है, तो डिफरेंस में इसे मेंशन कर सकते हैं। हम सारे ऑर्गन का फंक्शन भी बताएंगे, तत्काल हम सबको ड्रॉ कर ले एक बार। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा यानी कि नेक्स्ट ऑर्गन जो होगा वो होगा राइबोसोम। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे भी मौजूद होगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है दो अनइक्वल सब यूनिट से बना होता है। अब कैसे बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, ये सारा कुछ डिस्कस जब हम लोग राइबोसोम इंडिविजुअली पढ़ेंगे यानी कि सेल ऑर्गन पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो होगा वो नेक्स्ट ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये सब ऑर्गन्स जो कि दोनों में है यानी कि कॉमन ऑर्गन्स है, इधर भी और इधर भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। कुछ ऑर्गन जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और कुछ से ऑर्गन सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। उसमें से एक सेल ऑर्गन है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग प्लास्टिड भी कहेंगे। ये देखा जाए, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड। ये क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस आपके लिए, इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड इज प्रेजेंट वाइल इन एनिमल सेल प्लास्टिड इज एब्सेंट। आगे अब चलेंगे, ये जो सेल वाल जो दिख रहा है ये सेल वाल पे एक पोर होता है मौजूद, छिद्र मौजूद होता है और इस छिद्र को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा सिंगुलर, प्लाज्मोडेस्माटा प्लुरल। यानी कि एक छिद्र है तो प्लाज्मोडेस्मा, एक से अधिक छिद्र है तो सारे को एक साथ हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। एनिमल सेल में सेल वाल ही नहीं है तो प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ से होगा? इसका मतलब कि हम डिफरेंस में लिख सकते हैं कि इन प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल वाइल इन एनिमल सेल प्लाज्मोडेस्माटा इज आर एब्सेंट। तो आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर एनिमल सेल में भी होगा जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान देंगे, एक स्ट्रक्चर है जिसके हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं और यह सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में एनिमल सेल में ही मौजूद होता है। यह सेंट्रोसोम बना होता है दो हिस्सों में। एक हिस्सा इसका जो होता है यह स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है और वह उस सेंट्रियोल्स को चारों तरफ से एक स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म से घेर कर रखा जाता है और उस साइटोप्लाज्म जो सेंट्रियोल को घेर करके रखा है उसे सेंट्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और सेंट्रोस्फेयर एंड सेंट्रियोल्स कंबाइंडली नोन एज सेंट्रोसोम। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दो सेंट्रियोल है और दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है, 90 डिग्री पे होता है। ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल अरेंज कैसे होगा? तो इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। अब इसी सेंट्रियोल के चारों तरफ से साइटोप्लाज्म घेर करके रखता है उसे, यानी कि यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में तो है ही, लेकिन एक खास तरह का साइटोप्लाज्म
एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो इसे घेर करके साइटोप्लाज्म रखा है वो साइटोप्लाज्म हाईली डेंस्ड होता है, गाढ़ा होता है, और इसी गाढ़ा साइटोप्लाज्म को कहा गया सेंट्रोस्फेयर, एंड सेंट्रोस्फेयर and centrioles combinedly known as centrosome. This is centrosome, and this centrosome is a specialized organ for cell division. यानी कि यह सेंट्रोसोम जो है स्पेशल ऑर्गन है सेल डिवीजन के लिए, एंड सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन मैच्योर प्लांट सेल. प्लांट सेल में यह सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, while in animal cell centrosome is present. तो एक और डिफरेंस आपको मिल गया. तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दोनों के देख लिए. साथ ही साथ हमने आपको रिजर्व फूड की भी चर्चा किया था कि सेल के अंदर रिजर्व फूड भी पाया जाता है. तो अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में कौन सा रिजर्व फूड होगा, एनिमल सेल होगा तो वहाँ कौन रिजर्व फूड होगा. तो प्लांट सेल में रिजर्व फूड जो होता है वह स्टार्च होता है. स्टार्च क्या है, तो एक टाइप है पॉलीसेकेराइड का, कार्बोहाइड्रेट का, और इसे हम लोग कहते हैं एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट, यह एमाइलोप्लास्ट क्या है, तो स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर, स्टार्च को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर. दूसरी तरफ हम लोग जब एनिमल सेल के पास आते हैं तो एनिमल सेल में जो रिजर्व फूड होगा वह ग्लाइकोजेन होगा. दिस इज ग्लाइकोजेन. और इस प्रकार हम एक और डिफरेंस खोज निकाले. इन प्लांट सेल रिजर्व फूड इज एमाइलोप्लास्ट और स्टार्च. एक क्वेश्चन भी पूछता है कि स्टार्च इज रिजर्व फूड ऑफ plant cell, animal cell, both plant and animal cell, none of these. So answer will be starch is reserve food of plant cell, while glycogen is reserve food of animal cell. यानी कि ये स्टार्च प्लांट सेल का रिजर्व फूड और ग्लाइकोजेन एनिमल सेल का रिजर्व फूड होता है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछे हुए हैं, इसे ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे. स्टार्च प्लांट सेल, ग्लाइकोजन एनिमल सेल. स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. तो एक हम बेसिक स्ट्रक्चर सेल का ड्रॉ कर लिए. प्लांट का भी इस साइड में प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल, और ये है एनिमल सेल. अब चलते हैं थोड़ा सा इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो ऑर्गन्स है ये ऑर्गन्स का काम क्या है. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ पे तो अभी अपने आपको बताया है कि एमाइलोप्लास्ट और ग्लाइकोजन दोनों रिजर्व फूड है. एमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च स्टोरिंग रिजर्व फूड ऑफ प्लांट सेल है, यानी कि प्लांट सेल में स्टार्च को स्टोरेज फूड के रूप में मौजूद, ग्लाइकोजन एनिमल के सेल में. यहाँ पे सेंट्रोसोम के बारे में बताया गया कि सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, और यह सेंट्रोसोम जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर सेल डिवीजन. यानी कि जब सेल डिवाइड करता है उस समय यह सेंट्रोसोम सेल को डिवाइड करने में मदद करता है. कैसे मदद करता है, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे. तत्काल आप याद रखेंगे कि सेंट्रोसोम इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर सेल डिवीजन एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. इन सम यंग प्लांट सेल इट मे बी प्रेजेंट. कुछ यंग प्लांट सेल में यह मौजूद हो सकता है, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में यह मौजूद नहीं होता है. उसके बाद दूसरा ऑर्गन आता है माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल ऑर्गेनल्स. इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. यानी कि सेल के अंदर पावर को, एनर्जी को बनाने वाला जो ऑर्गन है उसे कहा गया पावर हाउस. उसे क्या कहा गया? पावर हाउस. अब ये करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एटीपी का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है. माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज्ड एटीपी एंड एटीपी इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी बाय अ सेल. किसी भी सेल के द्वारा
एटीपी का यूज एनर्जी के रूप में किया जाता है और उस एटीपी का फॉर्मेशन या सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करवाया जाता है और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और इस वजह से इसे कह दिए पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा ऑर्गन है राइबोसोम। राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस या फॉर्मेशन जो ऑर्गन करता है वह कहलाया प्रोटीन फैक्ट्री और वह काम करने वाला ऑर्गन का नाम है राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन है, तो याद रखेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है, इस वजह से राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री कहलाएगा। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो जान ही रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ एडजेसेंट सेल के बीच में कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करेगा। एडजेसेंट मतलब बगल वाले सेल से। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए एंड डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी कि इस सेल का जैसा भी इंफॉर्मेशन है, इस सेल में जैसा भी इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है डीएनए पे, यानी कि इस सेल के अंदर किस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वो सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है, तो वह डीएनए के पास। यानी और डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियस ही इस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद आए हम चलते हैं आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक नेटवर्क में जाल के जैसा पूरे सेल में फैला हुआ होता है और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह। सपोज कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट वाले को कॉल करते हैं कि भैया एक प्लेट चिकन बिरयानी हमारे घर पे पार्सल करो। वो ऑर्डर बुक करता है, बुक करने के बाद कुक को देता है, कुक चिकन बिरयानी बनाता है। उसके बाद एक और स्टाफ होता है जो उसे पैक करता है, पैक करने के बाद वहाँ पे मौजूद एक होता है डिलीवरी बॉय और वह डिलीवरी बॉय उस पैक्ड फूड को, सब्सटेंस को आपके घर तक पहुँचाने का काम करता है। जो डिलीवरी बॉय उस रेस्टोरेंट का था उसी के जैसा इस सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिलीवरी बॉय ही है, क्योंकि यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है, तो गोल्गी बॉडी सेल के अंदर पैकेजिंग का काम करता है। जैसे हम अभी बता रहे थे रेस्टोरेंट की बात, रेस्टोरेंट में एक पैकेजिंग करने के लिए स्टाफ रहता है, कुक रहता है, कुक फूड बना कर दे देता है, उसे पैक करने वाला स्टाफ एक अलग होता है। उसी तरह का प्रकार से सेल के अंदर में भी फूड को पैक करने वाला ऑर्गेन्स गोल्गी बॉडी है, यानी कि पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बताया आपको कि लाइसोसोम मैच्योर प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है बाद में आपको इसके बारे में समझ में आएगा, जब डिस्कस करेंगे हम लोग लाइसोसोम पढ़ेंगे तो। एक्चुअली इसके पास में सेल वाल है, सेल वाल होने का इसका काम क्या है लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का काम है कि सेल के अंदर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को या डेड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना, यानी कि शमशान घाट का काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाते हैं उसे शमशान घाट पे जाकर जला देते हैं, राख बना देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी यह लाइसोसोम सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गन डेड कर गया तब उसे वह इंगल्प करेगा। इंगल्प करने के बाद उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा और प्रकार डाइजेस्ट कर जाएगा और उसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा वेस्ट के रूप में उसे वह सेल के बाहर निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे सेल वाल है, सेल वाल हार्ड होता है, इस लाइसोसोम को बाहर निकलने देगा नहीं। इस वजह से इसका फंक्शन जो होता है खत्म हो जाता है और इस वजह से मैच्योर प्लांट सेल में लाइसोसोम का जरूरत नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती है, इस वजह से वो वहाँ पे ये एब्सेंट होगा। एनिमल सेल में यह मौजूद होता है। अब इसे लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइड बैग कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। वाई?
क्यों कहते हैं इसे लाइसोसोम को सुसाइड बैग? तो चलिए थोड़ा सा दिखलाते हैं इस लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। ये है लाइसोसोम, इसका ये मेम्ब्रेन। इस लाइसोसोम के अंदर में भरा होता है डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स। उस इंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। दिस आर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम है, द इंजाइम विच रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की उपस्थिति में जो इंजाइम रिएक्शन करवाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम कहाँ होता है? लाइसोसोम के अंदर। और ये हाइड्रोलाइटिक जो इंजाइम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स का ग्रुप है, यानी कि अलग अलग इंजाइम अलग अलग सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का होता है। तो ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम क्या है? एक ग्रुप है। अब इस हाइड्रोलाइटिक इंजाइम का काम क्या है? जैसा कि हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया कि लाइसोसोम का काम है कि अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गन्स मर जाता है तो उसे इंगल्फ करता है, और इंगल्फ करने के बाद इस इंजाइम के, इस हाइड्रोलाइटिक इंजाइम की मदद से उसे ब्रेक डाउन कर देगा। साथ ही इस सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार का चीज़ है, उसे वह इंगल्फ करेगा और फिर इस इंजाइम की मदद से उसे तोड़ देगा। उसके बाद जो बच जाएगा उसे वह सेल के बाहर निकाल देगा। ये फंक्शन है लाइसोसोम का। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम इस ऑर्गन के अंदर भरा हुआ है कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, काम करने के लिए। लेकिन अगर एक्सीडेंटली इस लाइसोसोम का यह मेम्ब्रेन ब्रेक कर गया, टूट जाएगा, तो उस कंडीशन में यह हाइड्रोलाइटिक इंजाइम क्या करेगा? तो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम बाहर आना शुरू कर दिया। और सपोज कीजिए कि इस लाइसोसोम के बगल में माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा? पावर हाउस ऑफ द सेल। इस पावर हाउस को यह इंजाइम क्या करेगा? जब बाहर आएगा तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को वो ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा, मार देगा। अब ध्यान देंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया अगर सेल का मर गया, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन कौन करेगा? जब एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल जीवित रहेगा क्या? सेल भी मर जाएगा। और जब सेल मर जाएगा यानी कि डेड हो जाएगा तो उसका रीजन क्या होगा? जब पूछा जाएगा कि यह सेल क्यों मरा, तो बताया जाएगा कि सेल लाइसोसोम के कारण मरा। तो ये लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम किसका था? लाइसोसोम की वजह से सेल मर गया। तो लाइसोसोम था किसका? लाइसोसोम उसी सेल का था जो सेल मरा, यानी कि खुद का था। लाइसोसोम जो सेल मरा उसी का था, खुद का था। और खुद से मारना क्या कहलाता है? आत्महत्या। इसका मतलब सुसाइड। इसका मतलब कि यह सेल जो है मरा है किसके वजह से? तो अपने ही ऑर्गन के कारण। और वो ऑर्गन कौन है? लाइसोसोम। और इस प्रकार लाइसोसोम को कह दिया गया सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये हो गया लाइसोसोम सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इस सारे ऑर्गन्स के बारे में हमने बताया। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे ऑर्गन मौजूद है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। किचन में क्या काम किया जाता है? तो किचन में हम फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उसी प्रकार से सेल के अंदर में भी फूड बनाने वाला ऑर्गन किचन ऑफ द सेल कहलाया। यह क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो है सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाया, और यह ग्लूकोज का यूज किया गया फूड के रूप में। यानी कि प्लांट उस ग्लूकोज का यूज किस रूप में किया? फूड के रूप में। यानी कि इस प्लांट का फूड का प्रिपरेशन फॉर्मेशन कहाँ हुआ? तो इस क्लोरोप्लास्ट के पास, और इसी वजह से इसे कहा गया किचन ऑफ द सेल। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल सेल का, जिसमें सारे ऑर्गन्स को हमने दिखलाया और इस सारे ऑर्गन का फंक्शन भी बताया। अब इसके बाद आपको करना क्या है? तो इसके बाद आप इस जो डायग्राम यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, इस डायग्राम के मदद से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल।
तो इस सेल को छोड़ करके बस ये सेल को ड्रा कर देना है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लांट सेल का। दूसरा क्वेश्चन होगा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में पूछा करता है, तो एनिमल सेल का भी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? तो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ हमने आपको बताया। अगर आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस लिखने को, तो डिफरेंस लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले पेज के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, लाइन के एक साइड प्लांट सेल लिखेंगे, दूसरी तरफ एनिमल सेल लिखेंगे। प्लांट सेल के बारे में फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, पहला शुरू करेंगे हम लोग शेप ऑफ सेल। सेल का शेप कैसा होता है? तो प्लांट सेल का शेप पॉलीगोनल होता है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में प्लांट सेल इज पॉलीगोनल इन शेप, while in animal cell is somewhat spherical। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे in plant cell central vacuole is present। यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट लिखेंगे। यहाँ पे अब एनिमल सेल में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो ध्यान रहना चाहिए कि जो पॉइंट ये प्लांट सेल के लिए लिख रहे हैं उसी के कंपैरिजन में एनिमल सेल में भी लिखना होगा। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेंट्रल वैक्यूल के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, ऐसा लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि न्यूक्लियस, प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरिफेरल में होता है, जबकि एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है। उसी तरह से लिखेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मा मौजूद होता है, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मा एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। इन लार्ज प्लांट सेल और मैच्योर प्लांट सेल लाइसोसोम इज जनरली एब्सेंट, while in animal cell लाइसोसोम इज प्रेजेंट। तो इस तरह से एक और ये भी लिखेंगे कि प्लांट सेल में रिजर्व फूड एमाइलोप्लास्ट होता है, स्टार्च होता है, लेकिन एनिमल सेल में रिजर्व फूड ग्लाइकोजेन होता है। इस तरह से डिफरेंस लिखेंगे। और आपके लिए होमवर्क है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह एक अपने पेज लेंगे, पेज पे ये डिफरेंस लिखेंगे। एटलीस्ट 10 डिफरेंस हमें चाहिए जो हमने पढ़ाया इसकी मदद से, बुक की मदद से, और अगर आपको चाहिए तो इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं। और सबसे मिला करके एक डिफरेंस लिखेंगे पेज पे, इसी तरह से जिस तरह से हमने आपको बताया, और लिखने के बाद उसे हमें व्हाट्सअप कर देंगे, उस डिफरेंस को व्हाट्सअप कर देंगे। साथ ही साथ इस पेज के ऊपर में अपना नाम जरूर लिखेंगे, नाम और मोबाइल नंबर, 2 चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। और ये आपका होमवर्क है, यानी कि जब वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपका यह आंसर, ये होमवर्क हमारे पास सबमिट हो जाना चाहिए। तो हम लोग आज देख लिए, आज के वीडियो में हम लोग देख लिए सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सेल का टाइप देखेंगे। यह न्यूक्लियस की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे सेल का 2 टाइप होता है। पहला टाइप प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म मिलता रहेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का, संभवतः उस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू।